নমস্কার। একে মা মনসা, তার উপরে ধূপের গন্ধ। বিশ্বের এই ভয়ঙ্কর মন্দির মধ্যে করোনা আর একটি সংকট নিয়ে এসছে। আমরা কত দীর্ঘদিন ধরে রোজ সন্ধেবেলা আলোচনা করছি কেমন আছেন আপনারা। আপনাদের খোঁজ খবর নিচ্ছি, কারণ এক্সপ্রেস নিউজের ট্যাগলাইন হচ্ছে খবর নেয়, খবর দেয়। গরিব মানুষের কথা, নিম্ন মধ্যবিত্তের কথা, সবার কথা আমরা সময় সময়তে বলার চেষ্টা করেছি। আজকে আমরা ভাবলাম এই শিল্প শহর, এই খনি অঞ্চলের শিল্পপতিরা কেমন আছেন, কেমন আছে শিল্পের অবস্থা। এই আলোচনার জন্যে আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রী শঙ্কর লালজি আগরওয়াল, এবং আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন খুব আমাদের কাছে আনন্দের বিষয় আমাদের অমিত আগরওয়াল, অমিত দাস। ইনি হচ্ছেন জয়শ্রী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট। আপনার দুজনকে আমি एक्सप्रेस न्यूज़े स्वागत জানাচ্ছি। शंकर लाल जी, हिंदी में ही पहले शुरू करते हैं आपसे। इस भयंकर महामारी की परिस्थिति में कारखाने में तो लॉकडाउन है, ओवरऑल सिनेरियो क्या है, आपको कैसा लगता है कि क्या परिस्थिति है आज के डेट पे आप लोगों की? कोरोना महामारी को लेकर के तो पैनिक बहुत ज़्यादा है। अपना देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ प्लस जनसंख्या है। उसके हिसाब से जितनी संख्या अभी तक आ रही है वो कोई कुछ भी मतलब ध्यान देने लायक कुछ नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में 12,000, 13,000, 15,000, 130 करोड़ में कुछ भी नहीं है। परंतु इस महामारी का चूंकि सारे विश्व में फैली हुई है, अमेरिका, यूरोप, उनकी अवस्था अपने देख रहे हैं, तो उस लेकर के पैनिक बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए। सरकार की हम लोग सराहना करेंगे कि सरकार ने समय रहते सख्त कदम उठाए और लॉकडाउन जैसा फैसला लिया। ये महामारी को रोकने में भी बहुत कारगर लग रहा है। सोनू भैया, मैं आपके पास आऊँगा। मतलब इस दक्षिण बंगाल में अगर मतलब कहा जाए कि स्टील इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो 2-4 लोगों में आपका नाम आता है। आपके पास जो संख्या बल है और जो इन्वेस्टमेंट है, कैसे इस परिस्थिति, लॉकडाउन के परिस्थिति में कैसे मैनेज कर रहे हैं आप वर्कर्स को? देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। हाँ। बाजार की तेजी, मंदी, बारिश कब आएगा, सीजन कब होगा, इसका प्रेडिक्शन लोग कर सकते हैं। लेकिन ये अचानक एक इमरजेंसी पोजीशन हो गया है, तो इससे अब डरने से तो होगा नहीं, इसको फेस करना पड़ेगा। जितने लोग हमारे साथ थे, शुरू में हम लोग की पहली प्राथमिकता थी कि वो सेफली अपने घर चले जाए, किसी भी तरीका से पहुंच जाए। उसमें करीबन 60% व्यक्ति हमारे लोग पहुंच भी गए हैं और सबसे हम लोग कांटेक्ट में भी हैं। उनका वो लोग सब स्वस्थ भी हैं। बाकी 40% लोग हैं यहाँ जो फंस गए हैं, जिनको हम लोग अपने फैक्ट्री के अंदर ही सारी सुख सुविधा दे करके जितना सकते हैं, सारी सुख सुविधा तो क्या हम लोग दे पाएंगे, सरकार देगी, लेकिन जितना सकते हैं उसमें वो लोग अभी सब स्वस्थ है, सब है प्लांट के अंदर। और अब आगे जैसा जैसा निर्देश आएगा सरकार का, उसको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार वाइडर रूप में देख पाती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। उन लोग के पास एक्चुअल फिगर्स है, उनके पास पता है कि इसको कैसे बढ़ने से रोकना है। अभी इकोनॉमिक को देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को सुरक्षा, लोग स्वस्थ रहें, जिंदा रहें। जैसे पहले शुरू में प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है, अब उन्होंने कहा जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। शुरू में पहला दिन जब पहला लॉकडाउन था तो उनका क्लियर था कि जान है तो जहान है, लेकिन अब जान के साथ जहान भी जोड़ा है उन्होंने, तो वो कुछ पॉजिटिव है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जो पहला लॉकडाउन था
और आज है, उसमें स्थिति उनको कुछ चेंज लग रही है, तभी जहान जुड़े हैं। हम लोग उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, क्योंकि वही हम लोग के गार्जियन है। शंकर बाबू, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि जैसे सोनू भैया ने कहा कि जान है जहान है, चलिए जान तो आज लॉकडाउन के बाद बहुत स्थिति तक उसकी सुधार है, लेकिन जहान के लिए क्या माहौल है, और अगर है तो चुनौतियां क्या है? आप क्या एज ए प्रेसिडेंट आप क्या महसूस करते हैं कि स्टील इंडस्ट्री के पास आफ्टर लॉकडाउन क्या चुनौतियां हैं? स्टील इंडस्ट्री के पास में लॉकडाउन के बाद में समस्या बहुत बड़ी आने वाली है, क्योंकि स्टील जो चीज है ये रोज की जरूरत की चीज नहीं है। कि जैसे खाना हम लोगों के लिए जरूरी है कि रोज तीनों टाइम चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए, उसके बाद में कपड़ा चाहिए, उसके फिर बाद में आकर के नंबर आता है कि मेरे को मकान में कुछ काम करना है, या नया मकान बनाना है, या कुछ भी करना है। तो ये बाद की प्रायोरिटी है। चूंकि इतने दिन लॉकडाउन के बाद में कब खुलेगा लॉकडाउन कोई भी नहीं जानता है। अभी 3 मई तक है, हो सकता है इसके बाद और बढ़े, तो कोई भी हम लोग कुछ अभी नहीं जानते हैं कि क्या होगा। तो अब लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो खुलने के बाद में हर आदमी की पहली प्रायोरिटी होगी अपना राशन जुगाड़ करने की, दवा पानी जिसको भी जो चाहिए, क्योंकि सारी चीज तो लॉकडाउन में लॉक ही हो गई है। तो खुलने के बाद में फिर प्रायोरिटी आदमी फिक्स करेगा, तो सबसे पहले खाने पीने का करेगा, उसके बाद में अपने दवाई पानी का करेगा, उसके बाद में कपड़ा लत्ता करेगा, उसके बाद में कहीं जब फ्री होगा वो सब तरफ से और कुछ पैसा हाथ में होगा, तब वो सोचेगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करें। तो इस परिस्थिति में हम लोगों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और पश्चिम बंगाल में काफ़ी संख्या में है, और मुख्य रूप से अपने दक्षिण बंगाल में ही सारी इंडस्ट्रियां हैं। पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, मतलब ये आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल और इसके निकटवर्ती जिले। तो यहीं पर ये सीमाबद्ध है मुख्य रूप से कि सारी इंडस्ट्रीज यहीं पे है। तो अब इस एक अंचल में इतनी इंडस्ट्रियां हैं तो समस्या तो आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 बड़ी समस्या क्या है, जो जैसे मान लीजिए कि एक तो माइग्रेंट लेबर थे आपके यहाँ पर, तो वो लेबर चले गए। मैं सोनू भाई आपसे भी पूछूंगा कि मतलब ये आप लोग संयुक्त रूप से जवाब दें कि अगर लॉकडाउन के पहले भी इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी रही थी, आप लोगों से के माध्यम से जो डे टू डे इंटरेक्शन हम लोग का होता था, उस समय हम लोग यही समझते थे कि आप लोग कहते थे कि आफ्टर चाइना बीजिंग ओलंपिक जो ज्वार आया था वो ज्वार खत्म हो गया था, और उसके बाद में भयंकर बंदी के चलते स्थिति डामाडोल थी। उसके ऊपर ये कोरोना, अगर मान लीजिए कि 3 तारीख को लॉकडाउन शुरू हो जाता है तो 3 तारीख को ही तो आपके कारखाने शुरू नहीं हो जाते हैं, करीब करीब जो मजदूर हैं उनको भी आना होगा। तो ये 3 से 4 महीने का जो बैकलॉग है, सुन भैया, इसमें आपका चूंकि यहाँ भी इंडस्ट्री है, झारखंड में भी है, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं भैया, या ये कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, कहाँ रुकेगा ये किसी को नहीं पता। ये रुकेगा क्या, ये सारे डिपेंड करता है कितने और नंबर बढ़ते हैं कि घटते हैं। आज का ही हम न्यूज़ देख रहे थे कि पंजाब स्टेट के लिए न्यूज़ आ रहा था कि कुछ वहाँ रियायत देंगे आज रात को 12 बजे के बाद। अभी जब मैं यहाँ के लिए निकला तो लास्ट स्टेटमेंट आया कि उन्होंने सारा रियायत को विड्रॉ कर लिया। अच्छा, गवर्नमेंट ने अपना डिसीजंस को बैक ले लिया और सिर्फ खाली फार्मर्स को जो कॉर्प काटने जाएंगे उनको खाली रियायत दिया। अच्छा, तो गवर्नमेंट के भी डिसीजन चेंज हो रहे हैं नंबर्स पे, वास्तविक ग्राउंड पोजीशन पे। तो अभी ये प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना डिले होगा उतनी तकलीफें बढ़ेंगी। अब इसको जितना जल्दी से जल्दी हम लोग कंट्रोल करके ले और जल्दी से जल्दी वापस ट्रैक में आने की कोशिश करें, वही है। देखिए, इसमें डरने से भागने से तो होगा कुछ नहीं। ये है कि ज्यादा इंडस्ट्री है, ज्यादा लोग हैं, तो फेज वाइज में करना पड़ेगा। लेकिन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि अगर आप उसको फुल कैपेसिटी पे नहीं चलाते तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं आती। अच्छा, मतलब जैसे इसको अगर चलाना पड़ेगा पूरा में। अच्छा, क्योंकि उसमें तो अगर लोग बोल रहे हैं 30% 40% कर, तो 30% 40% एक आध महीना चल सकता है, लॉस ही बढ़ना है। ऑलरेडी लॉस है, 0 है, तो लॉस हो ही रहा है। अब क्या है कि अगर 30% पे चलाना है तो आप ज्यादा देर नहीं चला सकते।
कुछ कुछ मशीनें तो ऐसी है कि अगर 50% कैपेसिटी से नीचे चलेगी तो उसका टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा, आपको उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, उसको आपको चलाना ही पड़ेगा फुल कैपेसिटी। तो जैसे हमने कहा था कि जिसके यूनिट में मान लीजिए एक जैसे 5 यूनिट लगी हुई है, अगर 40% चलाना है तो 2 यूनिट चालू कर ले, लेबर भी 2 यूनिट के हैं। होता क्या है फैक्ट्रियों में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमको दिखता है कि सारे खर्चे फिक्स्ड रहते हैं। अब सारे खर्चे फिक्स्ड हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो खर्चे तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी में बटेंगे ना। ठीक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हाई हो जाएगा कि आप उसको चला नहीं सकते। ठीक। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है, आप फुल प्रोडक्शन कर लेंगे तो माल को बेचेंगे कैसे? ठीक। और ऐसा भी तो नहीं है कि कंपटीशन का बाजार नहीं है, सेल और बाकी लोग भी हैं बाजार में, बहुत है। और डिमांड, स्टील इंडस्ट्री का डिमांड आना मुश्किल है। हम लोग का अपना ज्योग्राफिकल पोजीशन अगर आप सोचिए वेस्ट बंगाल का, तो करीबन एंड ऑफ मई से बारिश आना स्टार्ट हो जाता है, 15 जून तक तो पूरी बारिश हो जाती है। तो बारिश आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम बंद, कंस्ट्रक्शन का सारा काम बंद। हम लोग 3 मई की बात कर रहे हैं। ठीक। चालू करते करते 15 मई या 20 मई हो जाएगा और उसके बाद बारिश आ जाएगी। ठीक। मैंने ये साल गया, ये साल पूर्ण रूप से गया। और एक साल बहुत बड़ा होता है, जितना बड़ा काम उतना नुकसान। मैं शंकर बाबू आपके पास एक आऊँगा कि मान लीजिए कि स्टील इंडस्ट्री में तो सिर्फ मान लीजिए कि आपने पैसा लगा दिया या आपने प्रोडक्शन कर लिया, ऐसा तो नहीं है। उसके साथ बहुत से लोग एसोसिएट हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टर एसोसिएट हैं, जैसे मान लीजिए कि लेबर मतलब जो लोग हैं वो लोग हैं, इसके अलावा सरकारें इन्वॉल्व हैं। तो ये मतलब मान लीजिए कि आप कारखाना में इन्वेस्ट किए हैं, आपका आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टर है, जो गाड़ियां बीच सड़क पर रुकी हुई हैं, तो ये सारी स्थितियों को सामान्य होने में इसको कैसे फेस करेंगे आप लोग? मतलब इस चीज को किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, समय लगेगा हर चीज में। अच्छा। जिस दिन भी लॉकडाउन अपने इंडिया से ऑल ओवर गवर्नमेंट रिलीज कर देगी कि अब लॉकडाउन कहीं पे नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, या जो भी सरकार की गाइडलाइंस आएगी, तो उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना समय लगेगा कि जितने भी लोग बाहर चले गए हैं या जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते नहीं जा पाए, लॉकडाउन खुलते ही वो पहले अपने गांव भागेंगे। ठीक। और जितने गए हुए हैं वो जल्दी आएंगे नहीं। ठीक। वो भी 15-20 दिन 25 दिन यहाँ की खबर ले लेंगे कि सब शांति है, सब कारखाना चल रहा है, तभी वो लोग घर से निकलेंगे। क्योंकि वो निकले कि हम निकल जाएं, अब फिर 5 दिन बाद यहाँ पे 2-4 केस हो गया और फिर बंद हो गया, तब वो फिर फंस जाएगा। ठीक। तो उस रिस्क में वो आना भी नहीं चाहेगा। तो ड्राइवर और लेबर दोनों के लिए एक ही बात लागू है कि वो आने के लिए उसको लोकल लोगों से तो काम होगा नहीं, ये लोकल लोगों से होगा। हाँ। किंतु लोकल लोग सारा काम नहीं कर पाएंगे ना, सबका तो काम बटा हुआ है। अच्छा। कि भाई 20 लेबर ये करेंगे, 10 ये करेंगे, 50 ये करेंगे, 100 ये करेंगे, तब हर आदमी तो हर आदमी का काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो हो नहीं पाएगा, वो तो मिसमैच हो जाएगा। और आपको तो सब जगह काम चाहिए, ठीक, तभी वो प्रोडक्ट निकल पाएगा। ठीक। वरना एक जगह बन रहा है दूसरा जगह जा ही नहीं रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो तो सारा अंडर प्रोसेस ही रह जाएगा। तो पूरा होने में समय लगेगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात वही है कि डिमांड क्या आएगी, क्योंकि सारी दुनिया लॉकडाउन है, तो बाहर कहीं जाना नहीं है। और ऐसे भी हम लोग स्मॉल प्लेयर्स हैं, मीडियम सेक्टर के हैं, तो हमारा कोई विदेश जाता नहीं है। जो भी कंजम्पशन है सारा विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट, आसपास के राज्य यहीं पे जाता है। तब सब जगह कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो। हम लोग तो यही चाहेंगे कि सरकार जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देके वहां पे खर्च शुरू करे। मतलब सरकारी जो प्रतिष्ठान में सरकारी जो खर्चे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सरकार नए प्रोजेक्ट चालू करे, जो है उनको करे। रोड के, रेल के, पोर्ट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के हाथ में, उनको फुल स्पीड से सरकार चालू करे। तो फिर वहाँ काम भी होगा, लोग भी वहाँ पे लगेंगे, मटेरियल भी चाहिएगा, तो फिर एक डिमांड क्रिएट होगी। नहीं, अब मैं सुनो भैया आपके पास आना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसके पहले आप लोगों का प्रोडक्शन तो कुछ हुआ होगा। मैं अभी कारखाने में गया था, 2-4 कारखाने मैंने विजिट किया, मैंने देखा वहां पर मतलब बल्क के बल्क माल पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए स्टॉक पड़ा हुआ है, ये स्टॉक बाजार में कब जाएगा
वहाँ से पैसे कब आएंगे, और फिनेंशियल जो स्थिति है बैंक के, जो आरबीआई खुद अभी संकट में है, तो अगर आप लोगों का बैंक से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब किस तरह से ये शो मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए बैंक, क्योंकि जो जिसके पास आप माल बनाकर भेज रहे हैं उसके पैसे भी सुनिश्चित नहीं है। बैंक का ऐसा है कि हर बैंक का अपना अलग अलग व्यू पॉइंट है। हमारा कई बैंकों में खाता है, क्योंकि कई इंडस्ट्री है तो कई बैंकों में खाता है। तो हर बैंक में देखा हमने कि चीफ मैनेजर का चाहे मैनेजर लोग का अलग अलग अपना थ्योरी है, अपना पॉलिसीज है। उसमें हम लोग ने उनको बताया कि साहब गवर्नमेंट ने तो ये पैकेज दिया है कि 3 मंथ्स तक आपका टर्म लोन और सीसी पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो बोला हम लोग के पास अभी रिटर्न गाइडलाइन नहीं, जिस दिन आएगा तो हम लोग देखेंगे। और 31/3 को हम लोग के खाते से ऑटोमेटिक वो लोग ने मार्च का ब्याज काट लिया। ठीक, जो पैसे रखे थे उसको यूज करना था, जब फैक्ट्री चालू होगी तो बहुत मोटा पैसा लगेगा चालू करने में, क्योंकि एक्सीडेंटली बंद हुआ है, प्लान्ड बंद तो हुआ नहीं। एक्सीडेंटली बंद होने में बहुत सारी मशीन अपने जगह से, मतलब उसको ओवरहोलिंग करना पड़ेगा तब वो स्टार्ट होगी। और इस तरीका से बैंक पैसा काट रही है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसमें एक ये भी था कि 10% वर्किंग कैपिटल का एडिशनल देगा बैंक, जिसके लिए इनको अप्रूवल भी नहीं लेना है, मैनेजर को ही एम्पावर किया गया है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। लेकिन इतने पेपर वो लोग मांगते हैं कि उतना पेपर देना पॉसिबल ही नहीं। जिसके पास पेपर हो वो लोन क्यों लेगा? क्या करेगा? अभी स्थिति बहुत भयानक है। अगर सरकार पूर्ण रूप से सामने नहीं आई, नहीं हेल्प की, तो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है ये स्टील का, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, तो पाइपलाइन में जितना सामान था, जितने पैसे थे वो यूज हो रहे हैं। लेकिन जिस समय इसका वैक्यूम होगा उस समय मतलब बहुत भयानक स्थिति हो सकती है, अगर सरकार खुल करके सामने ना आए। देखिए शंकर बाबू, मैं एक चीज देख रहा था, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि मतलब चूंकि चूंकि ये महामारी है, इससे हर क्षेत्र को कुछ न कुछ रियायत, चाहे वो केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार से मिली है। रही बात क्या नाम है कि इन कारखानों को बेल आउट करने के लिए मैंने जो देखा कि 5-6 स्टेट जो हैं उन्होंने बिजली दर, मतलब जो बिजली का मामला था उसमें कुछ रियायतों की घोषणा उन लोगों ने स्वतः किया है। तो हमने सुना कि आप लोगों का यहाँ पर भी बिजली का कोई संकट है, पूरा मामला क्या है और आपका एसोसिएशन का डिमांड क्या है, पहले ये बताइए, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये जनरली पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है। पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ सेक्टर में तो मेन रॉ मटेरियल ही पावर है, से फेरोलेज स्पेशली। तो स्टील इंडस्ट्री में ओवरऑल पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक 6 राज्य सरकारों ने, 7 राज्य सरकारों ने, कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों ने भी उन्होंने डिमांड चार्ज को वेव कर दिया है कि इंडस्ट्री पे 2 तरह का चार्ज लगता था, एक डिमांड चार्ज, एक एनर्जी चार्ज। डिमांड चार्ज हुआ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना है, कि मेरे को कितना पावर लेना है, उस हिसाब से एक फिक्स चार्ज लगता है, और एक जितने यूनिट मेरी कंज्यूम हुई उसका लगता है। तो उन्होंने किया कि फिक्स चार्ज जो है, डिमांड चार्ज, उसको वेव कर दिया है कि चूंकि सर्टेन लॉकडाउन हुआ है, सरकार के निर्देश पे हुआ है, और पावर प्लांट भी पावर बना नहीं पा रहे हैं, ठीक, उनका भी कोयला नहीं जल रहा है, ठीक, जब जितना पावर चाहिए उतना ही वो भी बनाएंगे, ज्यादा बना करके तो वो कैसे रखेंगे, ठीक, पावर स्टॉक करने की चीज नहीं है। तो इसलिए सरकारों ने कर दिया है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 6 राज्यों ने किया है, कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों ने किया है कि उन्होंने खुद से नोटिफिकेशन दे दिया कि डिमांड चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपका जो भी यूनिट कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी चार्ज, वो आपको देना है। और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है वो भी लॉकडाउन के बाद कहीं 15 दिन, कहीं 30 दिन का उन्होंने डेट दिया है कि लॉकडाउन खुलने के 15 दिन के बाद आपका ड्यू डेट आएगा, तब तक आपको पेमेंट करना, आपका कोई डिले पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा, या कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। यही मांग हम लोगों ने भी अपने राज्य में की है। अपने इस कोयलांचल शिल्पांचल में क्या है कि 3 विद्युत संस्था है जो बिजली देती है, एक दामोदर वैली कारपोरेशन, एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और एक इंडिया पावर। पहले यहाँ पे डीपीएल था, तो वो डीपीएल अभी मर्ज हो गया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया, तो अब एसडीडीसीएल हो गया।
तो ये 3 संस्था यहाँ पे पावर देती है। नॉर्मल कोर्स में पावर की रेट तीनों संस्था की एक है, किंतु अब ये डिमांड चार्ज के लिए आया तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है, रेगुलेटरी कमीशन को भी लिखा है, डिस्कॉम्स को भी लिखा है कि भाई आप डिमांड चार्ज वेव करो, जो एनर्जी चार्ज हो रहा है वो हमसे लो और ड्यू डेट को एक्सटेंशन दो। परंतु अभी तक कहीं से कोई भी पॉजिटिव कुछ भी नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों जैसे बिल बनाती थी वैसे उन्होंने बिल बना के उसी हिसाब से अपना ड्यू डेट भी देके 7 दिन 10 दिन का सबको बिल इशू कर दिया। परंतु मैक्सिमम इंडस्ट्री, हम लोग अभी फंड है नहीं, बैंक सपोर्ट कर नहीं रहा है, कस्टमर से कहीं से पैसा आ नहीं सकता है, तो इसलिए बिल पेमेंट हम लोग भी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज नहीं कर पाए हैं। सरकार से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों से यही निवेदन है कि जो भी यार चार्ज हमारा उठ रहा है, यूनिट कंज्यूम हो रही है, वो पैसा हम देने के लिए राजी हैं, वो विद इन दी ड्यू डेट ही हम पेमेंट करेंगे। परंतु जो फिक्स चार्ज है, डिमांड चार्ज है, उसको वेव किया जाए। और ऑलरेडी इंडिया में 6 राज्य और 3-4 केंद्र शासित क्षेत्रों में सरकार ने खुद से वो कर दिया है, तो ये जरूरी है। एक दूसरा बैंक का जो बात हो रही थी पहले, बैंक के लिए हम लोगों ने निर्मला सीतारमन जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर दिया है, 2-3-4 लेटर चले गए कि भाई अभी बैंक को सपोर्ट में आना पड़ेगा, तभी ये इंडस्ट्री बच सकती है। क्यों पहले से मार खा रही थी और लॉकडाउन में जो थोड़ी बहुत कमर बाकी थी वो भी टूट गई, तो अभी बैंक को सपोर्ट करना पड़ेगा। इतना बड़ा मैन पावर, इतना इन्वेस्टमेंट और इतना हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सारा उसमें लगा हुआ है। तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया है कि जिसका भी जो वर्क लोन है, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, सीसी जो भी है, उसका 25% हमको शॉर्ट टर्म लोन के हिसाब से दिया जाए। फॉर वर्किंग कैपिटल आज के डेट के लिए, आज के डेट के लिए शॉर्ट टर्म लोन के हिसाब से सरकार दे, 6 महीना 3 महीना का मोरिटोरियम दे और 18 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा विथ इंटरेस्ट सरकार को, बैंकों को वापस दे देंगे। ये डिमांड आप लोग का बंगाल के लेवल है कि देश के लेवल नहीं, नेशनल लेवल पे है। अच्छा। ये स्टेट का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि सब बैंकों का है, तो बैंक सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है या सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बैंक हैं, ज्यादातर नेशनलाइज बैंक ही हैं। तो इसलिए वो सरकार से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, निर्मला सीतारमन जी को, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सुखबर यह है कि रिजर्व बैंक ने 2 नोटिफिकेशन दिए कि बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कि ये हम फैसिलिटी दे रहे हैं, बैंकों के पास में रुपया ज्यादा आ गया, अब बैंक वो आपको दे सकते हैं। परंतु कोई भी बैंक कुछ भी देने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ बैंकों ने 10% की लिमिट की अपनी करी है, परंतु वो इतनी ज्यादा कंडीशनल है कि वो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। वो एप्लीकेबल है किनके लिए, जिनका सिर्फ पेपर पे काम होता है। एक ऑफिस खोल के बैठे हैं, सिर्फ पेपर बनाना है, तो पेपर तो बन जाएगा, जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा। परंतु एक इंडस्ट्री चलाना, उसका रॉ मटेरियल लाना, उसका फिनिश रखना, उसको बेचना, उसको करना, सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस, सारे सिस्टम को फॉलो करना, तो उनके लिए वो पेपर हम नहीं सजा सकते हैं। परंतु बैंकों को वही है कि नहीं, वो आपका रेटिंग ये होना चाहिए, कागज चाहिए, आपका क्राइसिल रेटिंग ये होना चाहिए। अरे भाई, बैंक को देखना चाहिए कि भाई मेरा लोन कितना है और उसके अगेंस्ट में एसेट कितनी है बैंक के पास में। और एसेट तो कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से मॉर्गेज है ऑलरेडी है। पूरी एसेट बैंक का, पूरा प्लांट का सारा एसेट बैंक के पास में है। डायरेक्टर सबकी, प्रमोटर की पर्सनल गारंटी है, उनकी सारी संपत्ति भी बैंक के पास में ही है। तो बैंक को रिस्क कहाँ है? और इंडस्ट्री हम तो एक दिन में कहीं उठा के नहीं ले जा सकते उसको, वो तो वहीं रहेगी। तो इसमें कहीं कोई रिस्क का कोई स्कोप ही नहीं है। परंतु बैंकों का अपनी जवाबदेही है, पता नहीं उनकी क्या जवाबदेही है, परंतु वो लोग कुछ भी, एक पैसा भी कोई हेल्प करने के मूड में नहीं है। तो इसके लिए हमने आज भी निर्मला सीतारमन जी को लेटर भेजा है कि आप इसको अर्जेंट बेसिस पे देखिए, अदरवाइज में इंडस्ट्री सरकार चालू की डेट कर देगी, किंतु चालू नहीं हो पाएगी। यही मैं यही आना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक कहावत है ना कि बिना रोए माँ भी बच्चा को दूध नहीं पिलाती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि करेला और ऊपर नीम चढ़ा, बंगाल में एक मतलब हवा है कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं सब भाजपा माइंडेड हैं, तो आप लोगों के साथ ऐसे भी अनवांटेड चाइल्ड की तरह यहाँ पर ट्रीट होता है। तो इस परिस्थिति में मान लीजिए कि आप रिस्पॉन्स नहीं पाते हैं, अगर से हाइपोथेटिकल एक प्रश्न है मेरा कि आपने सारी अपनी पीड़ाएं व्यक्त की
उसके बावजूद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू कर सके विदाउट एनी बेल आउट पैकेज, ठीक है। तो उस स्थिति में आप लोग क्या सोच रहे हैं? कोई मतलब इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि मतलब कोई प्रतिनिधि मंडल आपका मुख्यमंत्री से मिले या कोई नोडल ऑफिसर रिक्रूट हो? क्या डिमांड है आपका? देखिए, जैसे हमने पहले भी बोला था, अभी हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी व्यस्त हैं, बिजी हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास लोगों का जान बचाना, लोगों को स्वस्थ रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री तो एक बार बंद हो ही गई है, जो नुकसान फायदा होना है हो चुका है। अब जैसे आगे बढ़ेगा तो और नुकसान बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरा ये सोचना है कि मुख्यमंत्री जी जरूर हम लोग को हेल्प करेंगे। वो जरूर कोई ना कोई, अपने बिजी रहेंगे तो कोई ना कोई हम लोग जैसा चाहते हैं कि कोई नोडल ऑफिसर हम लोग के लिए डिप्यूट कर दे, जो हम लोग से इन लेंथ बात समझे, इंटरेक्शन करे और हम लोग से इन लेंथ बात सुने, और उसके बाद मैडम को जाके या फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जा करके जैसे भी हो वो पहले कन्विंस हो जाए कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, और उसके बाद वो हम लोग को हेल्प करे। हम लोग यहाँ पर हैं तो सरकार के नीचे हैं, सरकार हम लोग के गार्जियन है, उनको तो हम लोग का हाथ पकड़ना ही है, और हम श्योर हैं कि वो पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है, कभी हम लोग को बंगाल में काम करने में, वर्किंग में कोई तकलीफ नहीं है। आज वर्किंग कल्चर बंगाल का पहले से बहुत सुधरा है, जैसा हमने बताया भी था आपको। तो मैं श्योर हूँ कि हम लोग की पीड़ा सुनी जाएगी। बस हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी सुन ले, ताकि हम लोग जल्दी ट्रैक पे आ सके, क्योंकि एवरीडे लॉस पाइल अप हो रहा है, और हम लोग के पास पहले ही कुछ नहीं था, तो और लॉस किसका देंगे? ठीक। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि जितने पीछे एनपीए हुए वैसे हम लोग का भी अकाउंट एनपीए हो जाए, या हम लोग डिफॉल्टर के लिस्ट में आ जाए। तो जितना जल्दी सरकार का सहायता मिलेगा उतनी जल्दी इंडस्ट्रियां चालू होगी, रोजगार मिलेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार हम लोग को हेल्प नहीं करना चाहती या नहीं करेंगी। उचित प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी रखेंगे। देखिए, अभी लॉकडाउन के बाद तो हम लोग भी घर में ही सीमित रह गए, ना ऑफिस जा पाए, ना कहीं मीटिंग कर पाए अपने एसोसिएशन में भी। जो भी हुआ हम लोग फोन पे ही कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इन्होंने चिट्ठी भेजी फाइनेंस मिनिस्टर को, चाहे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये सब अभी क्या है कि घर से ही हो रहा है। तो अब जैसे अब बोले हैं 20 तारीख के बाद से हम लोग की इंडस्ट्री को खोलने का परमिशन मिला है, तो इसके लिए हम लोग को चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने 2 इंडस्ट्री के लिए मेल भेजा है। आपने अपना पर्सनल 2? हाँ, पर्सनल 2। ओवरऑल कितनी इंडस्ट्रियां खुल सकती हैं दुर्गापुर में? सब खुल सकती है, लेकिन उसके लिए उनको चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। और फिर वो गाइडलाइन देंगे। अच्छा, उसमें कि वो बताएंगे कि आप अपनी इंडस्ट्री को कितने % में चलाएं। नहीं, तो ऐसा कोई एडवाइजरी अभी तक आया है कि नहीं? नहीं। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन आज ही हम लोग ने भेजा है, तो वो भी व्यस्त होंगे कहीं, तो टाइम निकाल के वो हम लोग को अपना एसओपी भेजेंगे। वो एसओपी को पढ़ने के बाद हम लोग ये जज करेंगे कि हम लोग उस एसओपी को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो नियम है, कानून है, वो ग्राउंड जीरो में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत टेढ़ी खीर होती है कभी कभी। तो उस पे हम लोग को जो भी क्लियरिफिकेशन चाहिएगा वो हम लोग लेंगे सरकार से, उसके बाद ही चालू करने का सोचेंगे। अभी हम लोग चालू करने की कोई हड़बड़ी में नहीं। ठीक। शंकर बाबू, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे जिस दिन प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, उस दिन उन्होंने एक अपील किया था कि आप मजदूरों का मतलब जो वेतन है वो आप उनको दीजिए, ठीक है। आपने एक कहा था कि उनका रोजी रोटी न जाए, उनकी नौकरी न जाए। एक तो उन्होंने ऐसा अपील किया था। दूसरा, आप लोगों की समस्याएं भी अनगिनत है, तो इसमें आपके और क्या नाम है कि सरकार के बीच में अगर कोई सेतु बंधन का काम कर सकता है तो वो आपका सांगठनिक जो आपकी भूमिका है वो, और एक जो ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं उनकी भूमिका। ये ट्रेड यूनियन वाले और आपका फेडरेशन पहले ये बैठकर जितना कंसेंसस हो सकता है, बस जिस जगह पर आप सहमत हो सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट पहले करने का जरूरत था। उसके बाद आप नोडल ऑफिसर के पास जाइए, सीएम के पास जाइए। तो क्या है कि मैं आपसे जो घुमा फिरा कर नहीं, सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं। आपने जैसे सोनू भैया ने स्वीकार किया कि भाई पहले से मिलिटेंसी कमी है, फ्रेंडली एक माहौल बना है, काम करने का एक परिवेश बना है। अगर ये है तो उसकी अगली कड़ी इस क्राइसिस के समय में लोग बैठकर एक सहमति का एक, तो
ट्रेड यूनियन की क्या भूमिका आप देख रहे हैं वर्तमान समय में? अभी तो चूंकि सब कुछ बंद है, हाँ। तो अभी ट्रेड यूनियन या किन्हीं की भी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन के अंदर है। तो कोई भी तो प्लांट जा नहीं पा रहा है, ना ऑफिस जा पा रहा है, न कहीं और जा पा रहा है। फोन पर भी बात हो सकती है। नहीं मतलब वो है, किंतु आज क्या है कि ज्यादातर फैक्ट्री ओनर कलकत्ता रहते हैं। अब वो लोग वहाँ पे हैं, तो वो कलकत्ता वहाँ अपने ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तो घर आने का प्रश्न ही नहीं है। लोकल यहाँ पे इंडस्ट्री वाले बहुत कम हैं, मैक्सिमम ओनर कलकत्ता बेस्ड हैं। तो अब कोई भी आ जा पा नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो चीज है कि वर्कर का प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया था, राज्य का सरकार का भी निर्देश है, तो उसके हिसाब से मार्च महीने की सैलरी सब जगह पेमेंट हो रही है। चूंकि प्रॉब्लम मैं पहले ही बतलाया कि पैसा है नहीं और कहीं से भी पैसा आ नहीं रहा। बाजार में पैसे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। हाँ, आ नहीं रहे। बाकी सबके पास है, स्टॉक भी है, अब पैसे बाकी भी है मार्केट में, परंतु कहीं से भी आ नहीं रहे हैं और बैंक सपोर्ट कर नहीं रहा है। फिर भी हम लोगों ने अपने एसोसिएशन से सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट किया है कि जैसे भी है थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे भी जुगाड़ होता है करते रहिए और करके वर्कर का सैलरी देते रहिए। एक बार में नहीं होता, 2 बार में 3 बार में दीजिए, परंतु उनका मार्च का सैलरी जो भी है दे दीजिए। तो उस हिसाब से सब जगह पेमेंट चल रहा है। कहीं कहीं कंप्लीट भी हो गया है, नहीं तो बाकी जगह अंडर प्रोसेस सब जगह कहीं 40, 50, 60, 70 हर जगह पेमेंट चल रहा है। तो इसलिए ये पेमेंट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आएगी फिर अप्रैल में, कि अब अप्रैल का भी ड्यू हो जाएगा मई में। अब उसके लिए क्या हो नहीं हो, क्या परिस्थिति और खड़ी होती है, अब ये जैसा टाइम आएगी उस हिसाब से उस पर विचार किया जाएगा। ट्रेड यूनियन है, लेबर कमिश्नर ऑफिस है, जो भी है, तो फिर सबके साथ में बातचीत होगी। तब क्या परिस्थिति रहेगी उसके बाद फिर उस हिसाब से उस समय उसको देखा जाएगा और उसके विचार किया जाएगा। सुनो भैया, अब ये कोरोना से संबंधित बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपसे मतलब कुछ, चूंकि आप लोग को मिले हैं तो कम से कम इसका लोभ मैं सवार नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बात, आप जहाँ बैठे हैं ठीक यहीं पर विपिन जी बैठकर आज से 3 साल पहले एक बात बोलकर गए थे। वो एक बात उन्होंने कहा था कि वी आर द सन ऑफ द सॉइल, हम लोग यहाँ के लोग हैं, हम लोगों ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी यहाँ लगा दिया है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो हमारा राज्य सरकार से, विशेषकर मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो सबमिट कर रही हैं, बाहर के लोगों को बुला रही हैं, और बाहर के लोग कब आएंगे, कब वो जमीन का सॉइल टेस्टिंग करेंगे, कब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब कारखाना बनाएंगे, उससे बेहतर है कि अगर आज आप जो हम लोग हैं इनके पीठ पर अगर आप हाथ रख दें तो हम लोग बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी और बहुत व्यापक पैमाने पर हम लोग यहाँ कुछ कर सकते हैं। मतलब सीधे शब्दों में उनका ये कहना था कि घर का लड़का घंटी चाट रहा है और बाहर के लोगों को आप बुलाने का नाटक हर साल करते हैं, तो ये कब तक चलेगा। तो और आप लोगों से बातचीत करके भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जितना मतलब महत्व फूड बेस्ड इंडस्ट्री में दिया जा रहा है, जितने अलग पशुपालन में दिया जा रहा है, जितना और विभागों में दिया जा रहा है, स्टील इंडस्ट्री अनवांटेड चाइल्ड के तरह इफेक्टेड है। उनको लगता है कि जैसे सिर्फ माइग्रेंट लेबर ही नहीं है, इसके मालिक लोग भी माइग्रेंट है, मतलब पर्यायी पाखी है। तो क्या बोलेंगे, क्या माहौल चाहते हैं आप इसको एक्सपांड करने के लिए? मान लीजिए कि अगर ये लॉकडाउन कट गया, सारी चीजें ठीक हो गई, तो आपको सरकार से तो कुछ चाहत होगी, वो चाहत क्या है? देखिए, इस समय जब कोरोना में पूरा देश है, हम लोग की इंडस्ट्री बंद है, तो पहली प्राथमिकता इंडस्ट्री खोलने की, इंडस्ट्री चालू करना है। तो इंडस्ट्री चालू करने के लिए हम लोग को राज्य सरकार से सबसे पहले चाहिए मोरल सपोर्ट। अच्छा, ठीक। वो हम लोग को खाली एक मोरल सपोर्ट ऐसा मिले जिससे हमको लगे कि हम लोग कुछ गड़बड़ाएंगे या गिर जाएंगे तो हमारे पीछे सरकार खड़ी है जो हमको उठा लेगी। वाह। तब हम लोग और हिम्मत करके इसको जल्दी से जल्दी चालू करेंगे। राज्य सरकार का आपने जो कहा कि स्टील इंडस्ट्री को नहीं देखना, देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हाउसिंग इंडस्ट्री को ज्यादा चलती है, तो छोटी छोटी लघु इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान है दीदी का। जूट इंडस्ट्री बहुत लेबर ओरिएंटेड है, जहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेबर रहते हैं, वहां पर सीएम का रहता है। ये फैक्ट है कि स्टील इंडस्ट्री थोड़ा उनके फोटे में नहीं है, उनके नजर से बाहर है। उसका कारण भी है कि
हम लोग का जो भी स्टील में प्रॉब्लम आता है वो ज्यादातर सेंट्रल से गवर्नड है, वो वहाँ का प्रॉब्लम जो भी है वो सेंट्रल रिलेटेड ही होता है। तो हम लोग का जो भी है, हम लोग के एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब हम लोग को स्टेट के पास कोई चीज के लिए जाना पड़ा। आज तकलीफ ज्यादा है, इसलिए स्टेट से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोग को हेल्प कीजिए, तो और हम लोग श्योर भी है कि करेंगे। तो खाली ये है कि हम लोग के साथ रहे, है भी प्रशासन पूरा हम लोग के साथ है, हम लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के साथ है। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं ऊपर से खबर है कि भाई इंडस्ट्री फ्रेंडली रहना है, तभी तो इतना इंडस्ट्री चल रहा है। आज इतना हब ऑफ इंडस्ट्री में हम लोग बैठे हैं दुर्गापुर, कहाँ कभी सुनते हैं कि कोई इंडस्ट्री में कोई झमेला हो रहा है या कुछ हो रहा है। हम लोग सोचे कि परसों न कहते परसों आपके अंकित में शायद कुछ झमेला हुआ है, क्या मामला क्या था? देखिए ऐसा है कि अंकित का जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वहां पर से जिस दिन लॉकडाउन हुआ वो एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या होता है कि लोग को प्लांट के आसपास ही रहना पड़ता है। अच्छा, अंकित में हम लोग का जो अरेंजमेंट है वो रहने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। जैसा हमने बताया भी कि वो हम लोग के पास 11 गेस्ट हाउस अपने हैं। अच्छा, जिसमें हम लोग फ्री खाना देते हैं वाला वर्कर्स को, जितने लोग वहाँ रहते हैं, और वर्कर भी काफी संख्या में रहते हैं। और वहाँ का मेनू भी वहाँ का वर्कर ही डिसाइड करता है, जिसमें मैनेजमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो खाना है वो खाइए, और सारा सामान मैनेजमेंट लाके देता है। तो वो लोग भी श्योर थे। अचानक से लॉकडाउन हुआ, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को बंद करने में 2 दिन लग जाता है, 1 दिन लग जाता है। तो वो लोग वहाँ फंस गए, काफी संख्या में वहाँ लोग हैं। तो उन लोग का ये था कि अब जब फंस गए तो पहले उनका था कि लॉकडाउन खुल जाएगा 14 तारीख तक। वो लोग को हम लोग ने एडवांस दे दिया कुछ पैसे घर भेज दो। घर भेजने में भी दिक्कत है, पेटीएम से भेजे वो लोग ने। 14 तारीख को जब लॉकडाउन नहीं खुला तो वो लोग इम्पेशेंट हो गए कि हम लोग घर जाएंगे। अच्छा, तो घर जाएंगे कैसे? सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एक साथ जाएंगे, कहाँ तकलीफ होगा। तो उसी में उन लोग ने डिमांड किया कि हम लोग का पूरा पैसा अप टू डेट दे दीजिए। तो अप टू डेट पैसा कहाँ से आएगा जो हम लोग तुरंत दे दें? तो हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कुछ एडवांस ले लो। तो वो लोग मान गए। आज अंकित में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल मिसबैलेंस है जोड़हीरा में। दो मतलब राज्य सरकार का कैंडिडेट वहाँ नहीं जीत पाया था। अच्छा, तो हमको लगता है कुछ होगा, हमको पता नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन चीजें कंट्रोल में आ गई थी तुरंत। हम लोग को तो पैसा देना ही था, पैसा दिया भी, और अभी सब कोई खुश है, सब कोई वही है। अच्छा। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई जाए मतलब इस समय में, क्योंकि जाते वक्त रास्ते में कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक, तो मतलब उनकी सुरक्षा तो हमारी प्राथमिकता है। मतलब सोनू बाबू के बात से एक चीज शंकर भैया सामने आया कि मतलब आप लोग के ऊपर आरोप है कि आप लोग भाजपाई हैं, शायद इसलिए हो सकता है कि बेमात्री सुलभ व्यवहार आपके साथ हो रहा होगा। क्या यह सही है? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कभी हम लोगों को फील भी नहीं हुआ। अच्छा, कि किसी भी कारण से, क्योंकि जब इंडस्ट्री में है तो किसी न किसी विभाग में जाना पड़ता ही है, काम होता ही रहता है, परंतु ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक और कैरेक्टर है कि वेस्ट बंगाल का व्यापार मैक्सिमम नॉन बंगालियों के हाथ में ही है। अच्छा, कलकत्ता भी आप देखेंगे तो वो मिनी राजस्थान ही है। ठीक, तो इसलिए ऐसा कुछ बंगाल में नहीं है, या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। जो है ठीक है, सब कुछ होता है, एडजस्ट है, मिल बांट करके सब चल जाता है। बाकी अब कभी कोई दिक्कत आती है, अब सोचने के लिए आदमी कुछ भी सोच सकता है। सही बात नहीं। मेरा जो मतलब मैं जो जगह पर आना चाहता था, मेरे को भी हिचक है इस बात को बोलने के लिए, लेकिन फिर भी अब बैठे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। बातें तो मतलब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके स्टील प्लांट वगैरह में हम लोगों ने देखा है, व्यक्तिगत तौर पर तो मैं तो हमेशा विजिट करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि जितने यूनियन के वर्कर हैं उनको बैठा कर वेतन देना है। मतलब ये तय है, वो काम करे ना करे उनको वेतन देना है। फर्नेस चलाने के लिए बाहर से लोगों को लाना है। बाहर के लोग आज आ नहीं पाएंगे, जो हैं वो चले जाएंगे, लोकल लोग से वो काम होगा नहीं। तो आखिर कारखाने का भविष्य क्या है? और इसमें ट्रेड यूनियन की जो भूमिका है वो आज भी एक्सटोर्शन की भूमिका ही है, ऐसा आरोप लगते रहा है।
कि किसके पास जाए, कहां से रिलीफ हो। तो ये जो नोडल ऑफिसर की आप लोग मांग कर रहे हैं, ये अगर हो तो थोड़ी राहत हो, नहीं तो ये स्थिति कहां जाकर थमेगी। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका कारखाना जो, अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर पूरे अर्थनीति साउथ बंगाल की डिपेंड है, सारे मतलब हमारा शिल्पांचल तो इसी के ऊपर चल रहा है। आप लोगों का इंडस्ट्री है और कुछ एक मतलब जो मान लीजिए कि केंद्र सरकार की मतलब यूनिटें हैं। अगर ये टोटल स्तब्ध हो जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर हमको ऐड नहीं मिलेगा तो स्तब्ध हो जाएगा, तो यहाँ की बेकारी की संख्या कहाँ जाएगी। मतलब वो फोरकास्ट करके रूह कांप जा रहा है। तो इसको निकलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ अल्टरनेटिव तो सोचा होगा आप लोगों ने? नहीं, अल्टरनेट कुछ है ही नहीं। अल्टरनेट कुछ है ही नहीं। जो है इसी को चलाना पड़ेगा, इसी को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए जो चाहिए वो मांग रहे हैं। मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये गॉड नोज। नहीं, लेकिन आपसे अगर मैं पूछना चाहूं कि अगर आपको कंपनी चलानी है, चूंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर चलानी है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर नहीं चलाएंगे उसका भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये बंद होना ही है, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो डिमांड है, पहली तो उसको स्पष्ट कीजिए कि क्या क्या मिनिमम डिमांड आपको इस सरकार और केंद्र सरकार से चाहिए, और दूसरा उसको पाने के लिए आप लोग क्या क्या पहल कर रहे हैं। चार्टर ऑफ डिमांड आपका क्या है? पहले अगर इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद सुचारू रूप से कारखानों को चलाने के लिए, एक तो आपने कहा कि बिजली की बात है, वो तो सिर्फ लॉकडाउन पीरियड तक के लिए। इसके तो बाद लॉकडाउन के बाद में वो नहीं चाहिए, उसके बाद तो फुल कंज्यूम होगा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक का एक समस्या आप लोगों ने बताया, बैंक की सबसे बड़ी समस्या। हाँ, ट्रेड यूनियन का भी एक सहयोग आप लोगों को हो सकता है, चाहिए। इससे मैं पूछना चाहता हूं, एक माहौल भी तो होना चाहिए। जैसे उन्होंने एक इमोशनल अपील किया कि भाई हमको नैतिक समर्थन कीजिए, तो ये बहुत टची बात है। तो मैं यही पूछता हूं कि आप लोग को और क्या क्या चाहिए जिससे कारखाने चले। कारखाना चलेगा तो ये शहर बचेगा। ट्रेड यूनियन के लीडर्स का बहुत अहम रोल रहेगा आगे। क्योंकि लोकल लेबर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि बाहर के लेबर कम आएंगे। तो बाहर के लेबर और लोकल लेबर में फर्क क्या है कि बाहर के लेबर के लिए हम लोग के पास कॉन्ट्रैक्टर है जो उसको हैंडल करता है। हम लोग अपनी बात कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते हैं, वो अपने लेबर को जाके बोलता है। जब लोकल लेबर के से ज़्यादा काम कराना पड़ेगा तो उस समय ट्रेड यूनियन का जो लीडर है वो मोटा ही हैव टू प्ले अ रोल लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक, जो मैनेजमेंट की बात और लेबर की बात को एक साथ बैठा करके समझा दे। अगर मैनेजमेंट कुछ अलग चाह रहा है तो मैनेजमेंट को समझा दे, लेबर कुछ अलग चाह रही है तो लेबर को समझा दे। अच्छा, लेकिन उन छोटे छोटे लीडर जो गांव में है, जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स है, उनका अहम रोल रहेगा आगे। और उनको ही अपने लेबर लोग को समझाना भी पड़ेगा कि तकलीफ का टाइम है। अभी कुछ अगर एक्सटेंडेड 15 मिनट 20 मिनट काम करना है तो एक्सटेंडेड काम भी करना है। ठीक, प्लस अगर कुछ पेमेंट्स में लेट सवेर हो रहा है तो उसको मैनेज करना है। ऐसा चलना है कि आपको भी तकलीफ नहीं हो, कंपनी को भी तकलीफ नहीं हो। कंपनी रहेगी तभी लेबर है, लेबर है तभी कंपनी है। दोनों चीज एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती। ये फैक्ट है कि डिपेंडेंसी अब लोकल लेबर पे, लोकल एम्प्लॉयमेंट पे बढ़ना है और वो बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि जो लेबर चले गए हैं वो डर से अभी 5-6 महीना आएंगे नहीं। अच्छा, एक तो ये डिमांड हो गया। एक तो मैं जो समझा अभी तक कि भाई फॉर द टाइम बिंग इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा रिलीफ चाहिए। दूसरा आपका बैंक का सहयोगिता चाहिए। तीसरा लोकल लेबर लोकल लीडर्स और लोकल लेबर पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार से प्रमुख मांगे आप लोगों की क्या है? और अभी कुछ इसका मतलब बाजार सही है अभी? बाजार पे कंट्रोल, जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार से आप लोगों का डिमांड ये था कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर मतलब एक बुके अगर हम तैयार करें तो प्राथमिकता, एक लड़ाई तो कोरोना से ये है कि मतलब हॉस्पिटल इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन मतलब राजस्व का जो मतलब है उसको भी तो आप ही लोग के माध्यम से आना है। तो अच्छा, एक शंकर लाल जी, हमारा एक आपसे आरोप है कि भयंकर महामारी के समय में मतलब
आप लोग घर में दुबक गए हैं, आप लोगों का CSR का कोई भूमिका नहीं है, आप लोग मुख्यमंत्री के साथ भी खड़े नहीं हैं, कुछ अनुदानों के साथ भी, और आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को सरकार मदद करे। क्यों? क्यों? आपका ये शहर नहीं है, आपने यहाँ पर बिजनेस नहीं किया है, तो यहाँ के प्रति भी आपकी कोई नैतिक जवाबदारी बनती है, अगर नैतिकता की बात आती है तो। नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में इंडस्ट्रीज ने दिया है, जिनकी जैसे सामर्थ्य है उसके हिसाब से दिया है, बहुतों ने दिया है, दोनों में दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दिया है, मुख्यमंत्री राहत कोष में अभी भी तो दिया यह है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अगर आप देते हैं तो वो आपका CSR के फंड में ही काउंट होगा, जो कि आपका बाध्यता है 1% तक है। वो कुछ कंपनियों के लिए वो एप्लीकेबल होता है कि जिनकी प्रॉफिट ज्यादा है उनके लिए, जिनकी सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है उनके लिए होता है, मीडियम स्मॉल में वो नहीं आता है उस क्राइटेरिया में CSR। किंतु जो भी है फिर भी सबने, जो बहुतों ने किया है, जिनका जैसा सामर्थ्य है सबने किया है। और उसके अलावा लोकल लेवल में हर जगह सामाजिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में सबका चंदा जाता है। अच्छा। और उन संस्थाओं की तरफ से हर जगह रिलीफ चल रही है। अच्छा। राशन की, खाने की, सूखा राशन, बना हुआ राशन, दोनों की व्यवस्था चल रही है। सो यहाँ पे श्याम मंदिर है, उसकी तरफ से दुर्गापुर सेवा समिति, उसकी तरफ से जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक अभी वहाँ कंटिन्यू चल रही है। अच्छा। जो भी SDO साहब से या थाना से रिक्विजिशन जाती है, अच्छा, कि इस एरिया में हमको जरूरत है इतनी इतनी पैकेट, उतने पैकेट वहाँ दूसरे दिन डिलीवरी होती है। बहुत अच्छी बात। हाँ। हम लोग के तो इस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। कुछ जगह और है कि जहाँ हम लोग खाना बना करके भी कुछ एरिया में सर्विस हो रही है, और संस्थाएं हैं वो लोग खाना बना करके भी दे रही है, हम लोग सूखा दे रहे हैं। तो इस ढंग से वो अलग अलग जगह पे वो काम सब जगह चल रहा है। अच्छा। वो कहीं पर भी बाकी नहीं है। आप क्या बोल रहे थे भैया? हम बोल रहे थे कि हम लोग का जो अंकित है जोड़हीरा में, वहाँ पर हम लोग ने 3000 फैमिली को 1 महीने का राशन दिया है। अच्छा। 3000 आया भी था पेपर में भी कि 3000 लोगों को 1 महीने का राशन दे दिया एक साथ। अच्छा। ताकि उनको 1 महीना तक किसी के पास कहीं जाना नहीं पड़े। उसके बाद वहाँ पर हम लोग ने काउंटर खोल के रखा है कि अगर उसके बाद भी गाँव में किसी को दरकार है तो वो आए और वहां से 1 महीने का राशन लेके जाए। मतलब हाँ, 1 महीने का राशन लेके जाए, ताकि 1 महीना तक उनको कहीं किसी से नहीं लेना पड़े। हम लोग की प्राथमिकता, जैसे आपने कहा कि CSR में आपने नहीं किया, ऐसा नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ अचानक से पैनिक ही हो गया। ठीक। हम लोग की प्राथमिकता रही कि जो लोग हमारे पास रुक गए वो अब सुरक्षित रहे। अच्छा। उनको भोजन की तकलीफ ना हो, ठीक, उनको रहने की दिक्कत ना हो, ठीक। बाकी बाहर के इंडस्ट्री से बाहर जो लोग हैं उसके लिए सरकार पर्याप्त कदम उठाई रही थी। उस समय उन लोग को हम लोग की दरकार नहीं थी। उस समय सरकार काफी हेल्प कर रही थी और अभी भी कर रही है। तो हम लोग ने जो बहुत भारी मात्रा में जो लोग हमारे पास रह गए थे उनको संभालना, उनको सुरक्षित करना, उनको मतलब कॉन्फिडेंस देना, वो बहुत जरूरी था। और हम लोग ने उनको बहुत अच्छे से, आप आज प्लांट गए होंगे तो आप मिले होंगे लोगों से, बात किया, तो देखे होंगे कि किसी को कोई तकलीफ नहीं। प्लस हम लोग रोज, सीनियर आदमी हम लोग में से हर एक प्लांट को विजिट करता है। जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, जो वहाँ लोग है, उसके लिए फल फ्रूट कुछ भी, जो भी एवरीडे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, वो लोग का कोई मेडिकल चेकअप का कुछ मेडिकल चेकअप है। एक डॉक्टर हर फैक्ट्री में है, जो ज्यादा तो कुछ नहीं, टेम्परेचर, ठीक, क्योंकि हम लोग और क्या कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर जरूर हम लोग ये कराते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो फैक्ट्री के अंदर आदमी है उसको किसी कारणवश बाहर फैक्ट्री से ना जाना पड़े। उनका जो भी राशन वासन है वो सब एक साथ दे दिए हैं। सब्जी भी हम लोग ने कह दिया है कि 7 दिन का एक साथ मंगाते हैं, 6 दिन का एक साथ, ताकि मिनिमम जितना बचा सके। जो अभी प्राथमिकता है कि जो लोग हैं यहाँ वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, ये तो आप अभी की बात बोल रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे करता हूं जो कि टोटली हाइपोथेटिकल है, लेकिन चूंकि मतलब एक डर बना हुआ है। मान लीजिए कि 3 तारीख को मतलब जो है आपका कारखाना खुल जाता है, एक एडवाइजरी क्या आती है आज रात को या कल को, आप उसको देख लेते हैं कि कारखाने कैसे चलाते हैं। मैंने बातचीत में बहुत लोगों से बातचीत करके, इवन आपसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उनका एक शंका है कि मान लीजिए कि हमने कारखाना खोल दिया, समस्त नियम नीति मानकर कारखाना खोल दिया, और उसके बाद अगर कुछ हो गया तो उस स्थिति में
हमारा गला ना पड़ा, क्योंकि यहाँ बंगाल में इतिहास है। मान लीजिए कि जिसने अस्पताल बनाया था, आज राहुल जी मेरे बहुत परिचित आदमी है, राहुल टोडी जी को मैंने देखा था, 7 महीने एब्सकॉन्डिंग थे यही बंगाल में। उनका एमरी में एक घटना घटी थी और वो बेचारे उनको फरार होना पड़ा था, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि एफआईआर उनके नाम से हुआ था। तो आप ये क्या एडवाइजरी में मांग रहे हैं या क्या सरकार से मांग रहे हैं? अगर ये कोरोना कब किसको होगा, कौन आदमी बाहर से लेकर प्लांट में ढुकेगा और उसका क्या कम्युनिटी स्प्रेडिंग होगा, उस स्थिति में आपकी चाहत क्या है, आपका डिमांड क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें क्लियर कट है कि अगर सरकार से हम लोग को एश्योरेंस मिलेगा कि हम लोग उसका कुछ भी भगवान न करे कुछ हो गया तो उसके हम लोग विक्टिम है, अक्यूज नहीं है, तभी हम लोग चलाएंगे। नहीं तो हम लोग फैक्ट्री नहीं ऑन करेंगे। क्योंकि आज मान लीजिए सेना में 21 नौसेना को हो गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आर्मी कमांडर कर दिया और आर्मी कमांडर को जेल जाना पड़ेगा। तो जब तक ये एश्योरेंस सरकार से नहीं मिलता है कि हम लोग यथासंभव हर प्रयास, वैसे ही मतलब मान लीजिए, देखिए जो अस्पताल बना रहा है, अगर उसके नाम से दुर्गापुर के अस्पतालों में मतलब पासपोर्ट जब्त हो रहे हैं, मतलब कहाँ हैं हम लोग, मतलब ये मान लीजिए कि पासपोर्ट भी जब्त हो रहे हैं डायरेक्टर लोग के, जो ट्रीटमेंट किया उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये स्थिति भी एक हाइपोथेटिकल स्थिति है। तो उस स्थिति में आपका फेडरेशन का डिमांड क्या है? आपके इस नोट से मैं कार्यक्रम को खत्म करना चाहता हूं। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इसको लेकर? सरकार, एसोसिएशन, आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, हम लोग को क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा इसमें कि आश्वासन देना पड़ेगा कि हम लोग उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन आप लोग की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। व्यवस्था करेंगे, यथासंभव सब कुछ करेंगे। उनका एसओपी को मान पाएंगे तभी चलाएंगे। हाँ। उनकी गाइडलाइन को कर पाएंगे तभी चलाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग चलाने का कोई मतलब हड़बड़ी में नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है और चलाने में एक बार स्टार्ट करें तो उसमें बहुत मोटा पैसा लगेगा और उसके बाद अचानक से कुछ हो गया, भगवान ना करे, तो वो बहुत खराब पोजीशन हो जाएगी। बाकी प्रेसिडेंट साहब बताएं। प्रेसिडेंट साहब, आप अपना मांग पूरा कीजिए। पीसीआर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, हम लोग का समय पूरा हो रहा है। नहीं, समय पूरा हो गया। नहीं, इसमें बस ज्यादा कुछ सोचने की नहीं है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। पैनिक आप जितना सोचेंगे उतना ही पैनिक बढ़ते जाएगा। तो सीधी सी चीज है कि भाई सरकार भी सब चीज समझती है, इंडस्ट्री भी सब चीज समझती है। तो इसलिए गाइडलाइंस में जो भी आएगा तो आने के बाद उसके ऊपर में नेगोशिएशन होगा कि भाई क्या मान सकते हैं, क्या नहीं मान सकते हैं। अच्छा, दोनों को समझना पड़ेगा। भाई सरकार भी समझेगी कि हाँ क्या सही है क्या नहीं है, हमको भी समझना है। भाई हम तो फैसिलिटीज दे सकते हैं कि हाँ भाई ये करना ठीक, हम करेंगे। इसके बाद भी कोई अनहोनी घटती है तब उसके लिए मैं जिम्मेवार कैसे हो सकता हूँ? तो वो आश्वासन तो चाहिए सरकार से, तो वो देगी। सरकार भी देखेगी, सोचेगी, विचार करेगी जो सबके हक में होगा। सब कुछ ठीक ठाक होता है तो मतलब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे। कुछ अगर अपने वर्कर के लिए या कुछ लोगों के लिए कोई अपील अगर करना हो, कम से कम घर में रहने का अपील आप लोग करिए। अभी फिलहाल जो लोग कारखाने में सुरक्षित रहे, ऐसी कुछ व्यवस्था, कुछ अपील? नहीं, अपील तो यही है कि जो लोग कारखाने में हैं या यहाँ कारखाना के आसपास जहाँ पर भी हैं, वो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियम निर्देश जो भी है उनका पालन करें। जो गांव चले गए हैं वो अपने गांव पे रहें, वहाँ पे सरकारी नियमों का पालन करते रहें। जब लॉकडाउन खुलता है, आने जाने की सुविधा होती है, तो वो लोग वापस आकर के अपना काम संभालें। आपको कुछ कहना है? यही अपील है सबसे। समय खराब आया है, मिल करके निकालेंगे इसको। किसी को, सबको पॉजिटिव रहना है। इस समय पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिवनेस से इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी तो हम लोग को सबको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। तकलीफ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे विश्व में आई है। ठीक ठीक। हमारे ऊपर तो भगवान ने कम से कम इतना आशीर्वाद बनाया है कि हमारे यहाँ तकलीफ कम है। हमारे दुर्गापुर में अभी तक एक भी केस नहीं है, जैसा सुना है। तो भगवान ने इतना हमें आशीर्वाद दिया है, तो हम लोग को सबको खुश रहना है। सब पूरे देश को इससे निकलना पड़ेगा और बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। जो भी सरकार का निर्देश आ रहे हैं उसको मानेंगे तो हमको लगता है कि इससे हम लोग लड़ लेंगे, क्योंकि इसकी कोई दवाई तो है नहीं। अभी इसकी एक ही दवाई है, सरकार का निर्देश को पालन करना। क्या बात है। मैं मतलब शंकर बाबू का और सोनू भैया का अभिनंदन करता हूं कि
इस महामारी के, इस आतंक के दौर में भी इतना समय निकाला एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए और हम लोगों के बीच में आए। सोनू भैया का अंतिम बात जो था कि हम लोग मिल के लड़ेंगे और लड़ के जीतेंगे, तो इस नोट के साथ कि वी शैल ओवरकम समडे, डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे, हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद आपको। धन्यवाद।